फैसला दिल छू लेने वाली कहानी। बहू, तुम लोग मुझे घर से क्या निकालोगे? मैं तुम्हें इस घर से निकालती हूँ। बहू, ये घर आज भी मेरा ही है। तुम इस घर की बहू हो। तुम्हारा पूरा सम्मान है इस घर में। तुम पूरे हक से इस घर में रहती हो। पर भूलो मत तुम कि आज भी ये घर मेरे ही नाम पर है। कात्यायनी जी अपनी बहू स्नेहा से बोली। अचानक कात्यायनी जी सोफे पर बैठती हुई बोली। ये सुनकर उनकी बहू स्नेहा की सभी सहेलियां उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वहीं स्नेहा के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। मम्मी जी, जगह देखकर बोलिए। आप मेरी सहेलियों के सामने ये सब बोल रही हैं। इन सब के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। स्नेहा ने कहा। अच्छा, बेइज्जती भी होती है? ये तुम्हें अब समझ में आ रहा है? अभी जब तुम इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी, तब तो ये सब बड़ी ही ताली मारकर हंस रही थी। कात्यायनी जी ने कहा। मुझे लगता है हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। स्नेहा की सहेली ने कहा तो उसकी बात सुनकर दूसरी सहेलियां भी जाने के लिए खड़ी हो गई। नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रही हो तुम लोग। मम्मी जी को तुम लोगों से माफी मांगनी ही पड़ेगी। स्नेहा ने अपनी ही धुन में कहा। बहू, वो तो नहीं होने वाला, कात्यायनी जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। ये सुनकर स्नेहा उन पर गुस्सा करते हुए बोली। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हैं। जैसा हम आपको रखेंगे, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। मैं कैसे रहूंगी, ये डिसाइड करने वाली तुम होती कौन हो? और बड़ी बेशरम सहेलियां हैं तुम्हारी। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी ये लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर मेरी माफ़ी का इंतज़ार कर रही हैं तो मैं नहीं मांगने वाली, कात्यायनी जी ने कहा। ये सुनते ही स्नेहा की सहेलियां उसके रोकने के बावजूद भी वहां से चली गईं। अब तो स्नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। आने दीजिए आज आपके बेटे को। आज या तो आप ही रहेंगी या फिर मैं, कहती हुई स्नेहा अपने कमरे में चली गई, जबकि कात्यायनी जी वहीं बैठी रहीं। आज तो कात्यायनी जी भी फैसला करना चाहती थी। आखिर कब तक यूं ही अपने स्वाभिमान को मारती रहती? अभी 8 महीने पहले ही तो उन्होंने अपने बेटे कबीर की शादी स्नेहा के साथ की थी। उस समय वो कितनी खुश थी। बस हमेशा यही सोचती रहती थी कि घर में बहू आ जाएगी तो अब कम से कम उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। पति के देहांत के बाद तो वो बिल्कुल भी अकेली हो गई थी। कबीर उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उनके पति मरने से पहले इतना पैसा तो छोड़ गए थे कि उन्हें अपने खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़ता था। कबीर तो कॉलेज और उसके बाद अपने कोचिंग वगैरह के लिए चला जाता था। उस दौरान वो घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। तब ये घर कितना काटने को दौड़ता था। 2 लोगों में काम भी कितना होता था। काम भी जल्दी हो जाता था। फिर क्या करें? खैर, जैसे तैसे कबीर की पढ़ाई पूरी हुई और जल्दी उसकी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट भी हो गई। नौकरी लगते ही कबीर के लिए रिश्ते भी आने लगे। जब कात्यायनी जी ने इस बारे में कबीर से बात की, तभी कबीर ने बताया कि वो स्नेहा को पसंद करता है। स्नेहा उसी के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। आखिर कबीर की पसंद से उन्हें क्या समस्या हो सकती थी? इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। जल्दी ही कबीर और स्नेहा की शादी भी हो गई। पर स्नेहा को तो सिर्फ कबीर से मतलब था। वो तो कात्यायनी जी के साथ बैठना पसंद ही नहीं करती थी। अगर कात्यायनी जी उसके साथ आकर बैठ भी जाती थी तो स्नेहा बिल्कुल चुप हो जाती थी या अंदर कमरे में जाकर बैठ जाती थी। उन्होंने 1-2 बार कबीर से बात की तो कबीर ने जवाब दिया। मम्मी, वो आपसे भला क्या बात करेगी, इसलिए वो चुप रहती है। क्यों? मुझसे बात करने में क्या हर्ज है? दूसरे से तो बड़ा हंसकर बोलती है। मम्मी, ये तो उसकी मर्जी है ना कि उसको किससे बोलना है और किससे नहीं। सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है कि बहू को सास से बात करना पसंद ही नहीं करती। आप तो खुश रहो ना, आपके सिर पर कम से कम ये परेशानी का पिटारा तो नहीं है। आखिर कात्यायनी जी इससे आगे कुछ बोली नहीं। धीरे धीरे कात्यायनी जी ने भी चुप्पी साध ली। अब दोनों
दोनों पति पत्नी अपनी मनमर्जी करते थे, पर कात्यायनी जी ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। आखिर रहना तो उन्हें इसी घर में था। ज्यादा कुछ कहती तो दोनों उन्हें ही दो बातें सुना देते, लेकिन आज तो हद ही हो गई। स्नेहा ने आज घर में किटी पार्टी रखी थी, तो उसकी 4-5 सहेलियां भी घर पर आई हुई थी। अधिकतर नाश्ता बाहर से मंगवा लिया गया था। जब कात्यायनी जी सबको चाय देकर आई, तब उसकी एक सहेली ने कहा, अरे स्नेहा, तेरी किस्मत तो वाकई अच्छी है। तेरी सास ही चाय नाश्ता परोसने आई है। हमारी वाली तो हमें 10 बातें सुना देती है। उसकी बात सुनकर सभी सहेलियां हंसने लगी। तभी दूसरी सहेली ने भी कहा, हाँ यार, ये तो सच है। सास के साथ रहना इतना आसान नहीं होता। तूने अपनी सास को कंट्रोल में कैसे कर रखा है, जरा हमें भी बता दे। कम से कम हमारा ही कुछ भला हो जाएगा। उनकी बात सुनकर स्नेहा ने कहा, अरे यार, बहुत सीधा सा फंडा है। सास को अगर कंट्रोल में करना है तो सबसे पहले उनका बेटा इकलौता होना चाहिए, और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि सास फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। उसके बाद ये सास नाम की जीव एक शब्द नहीं बोलेगी आपके खिलाफ। उल्टा तुम्हें चाय नाश्ता और पकड़ा जाएगी। कहते हुए स्नेहा हंसने लगी। उसे हंसता देखकर बाकी सहेलियां भी ताली बजा बजाकर हंसने लगी। ये बात कात्यायनी जी को सुनाई दे गई, जो उन्हें नागवार गुजरी। उसी के बाद उन्होंने स्नेहा और उसकी सहेलियों को पलटकर जवाब दिया था। खैर, कुछ देर बाद कबीर घर आ गया, पर कात्यायनी जी को कोई हैरानी नहीं हुई। जानती थी कि जरूर स्नेहा ने ही फोन करके उसे बुलाया होगा, वरना शाम को घर आने वाला बेटा इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। आते से ही वो सीधे अपने कमरे में चला गया। कात्यायनी जी से कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में से गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर आया और आकर कात्यायनी जी के सामने खड़ा हो गया। मम्मी, ये क्या हरकत है? आपको शर्म नहीं आई स्नेहा की सबके सामने बेइज्जती करते हुए? फिर कहते हो कि बहू आपसे बात नहीं करती है। अरे, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। कौन सी बहू आपसे बात करना चाहेगी? अच्छा, मैंने बेइज्जती की है और बहू इतना कुछ कह गई, वो तो बताया ही नहीं होगा उसने। कात्यायनी जी ने कहा, मुझे नहीं जानना कि उसने क्या कहा और क्या नहीं। आपको इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना भूलिए मत, आजकल के बच्चे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं। ये सुनकर तो कात्यायनी जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पर स्नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो शायद उसके लिए उसकी जीत की मुस्कान थी। पर वो मुस्कान कात्यायनी जी को चुभ गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा ये बात कह सकता है। कमरे में बिल्कुल शांति पसर चुकी थी। कबीर स्नेहा को लेकर कमरे में जा ही रहा था कि कात्यायनी जी बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना है कि आजकल बच्चे अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं, पर तुमने भी सुना होगा कि आजकल माता पिता भी अपने जवान बच्चों को घर से निकाल देते हैं। कात्यायनी जी की बात सुनकर स्नेहा और कबीर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तब कबीर बोला, मम्मी, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अकेली रह सको, और वैसे भी आप अपने इकलौते बेटे को कैसे निकाल सकती हो? आखिर अपने खर्चों के लिए आप हम पर डिपेंड हो। ये सुनकर कात्यायनी जी ने कबीर की तरफ देखा और कहा, बस बेटा, जैसे तुझे ये गलतफहमी है कि मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, वैसे ही मुझे भी ये गलतफहमी थी, पर वो गलतफहमी आज दूर हो गई। अब मैं अकेली रह सकती हूँ। और रही बात मेरे खर्चों की, तो तुम्हारे पापा इतना तो मेरे लिए छोड़ गए हैं कि मेरा खर्चा तो चल सकता है। 1 सप्ताह का वक्त दे रही हूँ, अपना बंदोबस्त कर लेना। अब मुझे तुम जैसी बेसाखियों की जरूरत नहीं है। कहकर कात्यायनी जी अपने कमरे में चली गई। स्नेहा और कबीर को लगा कि मम्मी सिर्फ कोरी धमकी दे रही हैं, लेकिन
जब 2-3 दिन तक कात्यायनी जी ने यही बात दोहराई, तब जाकर दोनों को समझ में आया कि वो उन्हें सचमुच निकालने के लिए कह रही हैं। गुस्से ही गुस्से में दोनों निकल भी गए, ये सोचकर कि जब मम्मी अकेली रहेंगी तो अपने आप ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और वो अपने आप ही उन लोगों को बुलाएंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद सुनने में आया कि कात्यायनी जी ने अपने मकान में किराएदार रख लिए हैं। आखिर अब दोनों पछता रहे थे। आखिर घर का किराया, मेंटेनेंस चार्ज, बिजली के बिल सब कुछ देना इतना आसान नहीं होता। ऊपर से मकान मालिक की तो बातें सुनो, वो अलग। वो लोग कात्यायनी जी के पास भी गए थे। माफी मांगने पर कात्यायनी जी ने साफ मना कर दिया। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।